दोस्तों नमस्कार। राधे राधे। एक पति होता है, एक पत्नी होती है और एक उसका पुत्र होता है। तीन प्राणी घर में होते हैं। परिवार बहुत अच्छा है, खुशहाल परिवार है, किसी बात की कोई कमी नहीं है घर में। और सब कुछ होने के साथ साथ आज की कहानी बड़ी इंटरेस्ट है। आपने अगर एक बार सुन ली तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आएगा। ये कहानी बहुत अच्छी है आज की। जो आपने एक बार भी ये कहानी अपने दिमाग में उतार ली तो हमेशा आप भूलोगे नहीं ये बात। ये कहानी है दोस्तों अहमदाबाद के शहर में रॉयल्स सोसाइटी फ्लैट नंबर पहले पर एक परिवार रहता है। पति का नाम रामनिवास है, पत्नी का नाम रेखा है और बेटे का नाम दीपक है। तीन प्राणी हैं घर में, बहुत अच्छा परिवार है और ये तीनों प्राणी बहुत अच्छी तरीके से घर में रहते हैं। जो रामनिवास हैं इनका अहमदाबाद में बड़ा कारोबार है टाइल्स और पत्थर का। उसके साथ साथ बेटा भी साथ साथ सहयोग करता है काम में और बहुत अच्छा परिवार है, अच्छी तरह से रह रहे होते हैं तीनों प्राणी। धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही है और बालक शादी के योग्य जो दीपक है शादी लायक है। तो एक दिन राजस्थान शहर के सुरेश चंद्र अग्रवाल अपनी लड़की का रिश्ता लेकर ये अहमदाबाद पहुँचे हैं, जो रामनिवास के घर पर। राजस्थान से अहमदाबाद जब पहुँचे हैं, रामनिवास अग्रवाल से कही है मैं अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूँ तुम्हारे लड़के के साथ में। तो राजस्थान का नाम सुन रामनिवास कुछ भी नहीं कह सके, क्योंकि रामनिवास राजस्थान के ही रहने वाले थे। गोताखोर इलाके में इनका घर था राजस्थान में। वो भी अहमदाबाद तो चले गए थे कारोबार के लिए, लेकिन राजस्थान की माटी से उनका मोह नहीं छूटा। उन्होंने सोचा हमारे घर से ये रिश्ता आया है, हमारे प्रदेश से ये रिश्ता आया है, तो हम अपनी बेटे दीपक की शादी अवश्य करेंगे। सुरेश चंद्र ने वो शादी तय कर दी है अपनी बेटी की। सुरेश चंद्र भी कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे, खूब दाम पैसा वाली पार्टी थी वो भी। और जब शादी तय कर दी है तो बड़ी धूमधाम से सुरेश चंद्र ने अपनी लड़की निकिता की शादी रामनिवास अग्रवाल के पुत्र दीपक के लिए की है। बहुत कुछ दिया है, दान दहेज जो भी देते हैं लोग वो सब कुछ दिया, किसी बात की कमी नहीं छोड़ी। और जब किसी बात की कमी नहीं छोड़ी तो निकिता जब दुल्हन बन के दीपक के लिए आती है, दीपक जब निकिता को देखता है तो बहुत निहाल हो गया, क्योंकि इतनी सुंदर थी वो निकिता। और निकिता भी अपने पति पे बहुत घमंड करती थी कि उसका पति जो दीपक था वो भी बहुत सुंदर था, खूबसूरत था। दोनों प्रेम से घर में रहने लगे हैं शादी के बाद। उधर रामनिवास अग्रवाल जो पत्थर और टाइल्स का काम करते हैं, प्रतिदिन उनका कारोबार आगे बढ़ता चला जाता है। अब घर में चार प्राणी हो गए। निकिता की शादी राजस्थान से अहमदाबाद में दीपक के साथ रामनिवास के पुत्र दीपक के साथ में तो हुई है, लेकिन निकिता राजस्थान की मट्टी से मुख नहीं मोड़ पाई। अगर निकिता 20 दिन अहमदाबाद में रहती है तो 10 दिन अपने घर राजस्थान में भी रहती है। ऐसा ही चलता रहा समय। एक बार की बात है कि निकिता के जब दादा ख़त्म हो जाते हैं तो वो निकिता अपने दादाजी को देखने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करवाने के लिए अहमदाबाद से राजस्थान आती है। जब राजस्थान आती है तो कुछ दिन उससे व्यतीत हो जाते हैं। वैसे तो 10-20 दिन में घर पे चली जाती थी, लेकिन उस समय रहते रहते 4-5 महीना व्यतीत हो गए। और जब ज़्यादा पति ने फ़ोन किया है, दीपक ने, सास रेखा ने फ़ोन किया है, तो वो ससुराल की तरफ चली है। ससुराल में जब पहुंची है, पति ने देखा तो बहुत खुश हुआ। पति और सास को एक बात बताई है उस निकिता ने, माँ मेरे उधर में बालक पल रहा है, मैं गर्भवती हूँ। पति को भी सारी बात बताई है तो पति ये बात सुनकर के बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जो सास थी रेखा बहन, उसने सोचा कि हमारा बालक जो दीपक है, आज ये
जो मेरी बहू है 4-5 महीना से अपने मायके में चली गई थी, अब कहती है हमारे गर्भ में बालक पल रहा है, ये कैसे हुआ। दिमाग दौड़ा दिया, शक करने लगी कि हमारा जो दीपक है घर पे ही था और ये तो अपने मायके में चली गई थी। दीपक बहुत खुश होता ही हो जाती है। एक दिन ये बात रेखा ने अपने पति रामनिवास अग्रवाल से कहा है कि जो हमारी बहू है वो चरित्रहीन है, क्योंकि हमारा बेटा दीपक घर में रहता है और वो अपने मायके चली गई थी, वो गर्भवती है। तो ये बात जब रामनिवास अग्रवाल सुनते हैं तो हंस के टाल देते हैं। जब हंस के ये बात टालते हैं तो उस रेखा बेन के दिमाग में ये बात फिट हो गई, हो सकता है ऐसा तो नहीं हमारे पति का ही गर्भ है इसके उदर में। शक करने लगी, नहीं होता दोस्तों। जब शक करने लगी है तो इसी तरह से बात टाल दी जाती है, लेकिन वो रेखा प्रतिदिन यही सोचती है ऐसा तो नहीं मेरे पति इससे फ़ोन में चैटिंग भी करते हैं और साथ बैठ के बातें भी करते हैं, भोजन भी करते हैं, ऐसा तो नहीं हमारे पति का ही इसके अंदर गर्भ है, सोच रही है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। कुछ समय के बाद रामनिवास अग्रवाल कोरोना संक्रमित हो जाते हैं। उन्हें पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, उनका इलाज चलता है। उधर जो दीपक है वो अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। घर में कोई नहीं है, अकेली रेखा और उसकी बहू निकिता, दो ही हैं बाकी, घर में कोई नहीं रहा। एक दिन जब रेखा रसोई में कार्य कर रही थी तो निकिता भी पास में खड़ी थी। रेखा कहती है, बहू मैंने ये सुना है ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा पला है ये हमारे पति का है, हमारे पति का है। और जब बात ये निकिता ने सुनी तो कहा सुनी सो पहले से ही होती रहती थी, सास और बहुओं का झगड़ा तो हमेशा ही होता रहता था, लेकिन उस दिन जाके झगड़ा हो गया। जब ये बात निकिता ने सुनी तो एक पाइप पड़ा हुआ था, पाइप उठाने के बाद निकिता ने अपनी सास रेखा के सर में मार दिया। वो ज़मीन पर गिर जाती है, उठ नहीं पाई दोबारा वो। और जब उठ नहीं पाई, ख़त्म हो गई, तो निकिता सोचती है ये बात अगर घर वालों को पता चल गया, पुलिस को पता चल गई तो हो सकता है मेरी जेल हो जाएगी। उसने लाश को उठाया और एक चारपाई पर लिटाया है, और जब चारपाई पर लिटाने के बाद उसे रजाई से उड़ा दिया। पत्नी अपने रूम में है, सास उधर अपने रूम में उस चारपाई पर लेटी हुई है, वो भी मरी हुई। बहुत समय हो गया व्यतीत, पड़ोसी आए हैं, गेट खुलवाया है तो किसी ने गेट नहीं खोला। पड़ोसियों ने फ़ोन रामनिवास जो अग्रवाल थे हॉस्पिटल में एडमिट थे उनके लिए कॉल लगाई, तो उन्होंने अपने पुत्र दीपक के लिए कॉल की है और सारी बात बताई है, घर का गेट नहीं खुला। पति फ़ोन करता है तो कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठाता है, नहीं तो उसकी पत्नी फ़ोन उठाती है, नहीं उसकी माँ उठाती है। अंत में पति ऑफिस को छोड़कर आता है, गेट पे आवाज़ लगाता है, घंटियाँ भी बजाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उस कमरे के अंदर, उस मकान के अंदर कोई भी नहीं सुनने वाला है। अंत में पड़ोसियों की छत द्वारा सीढ़ी लगाई है अपने घर में, और रसोई की रास्ते द्वारा अपने घर के नीचे उतर के गया है। क्या देखा, निकिता अपने रूम में सो रही है, माँ उधर अपने रूम में लेटी हुई है। वो उसे कुछ नहीं पता है कि मेरी माँ ख़त्म हो गई है या सो रही है। पास में गया, निकिता से कहा आप यहाँ कैसी बैठी हैं? तो निकिता कहने लगी मेरे सर में दर्द हो रहा है। उधर माँ वाले कमरे में जाता है, जैसे रजाई को उठाता है, कहता माँ माँ माँ, आवाज़ नहीं देती है। तो निकिता के पास में आ जाता है वो पति दीपक, कहता है निकिता आज ये क्या हुआ, तुम घर में रही, ये माँ को क्या हो गया? तो निकिता कहती है कोई बात नहीं, शाम को माँ ये कहती थी सर में दर्द हो रहा है और लेट गई थी, अब पता नहीं क्या हुआ। और घर में कोहराम मच जाता है इसी बात पर। उधर रामनिवास भी छुट्टी लेकर हॉस्पिटल से आते हैं, अपनी पत्नी को देखते हैं।
तो बेहाल हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं देख करके। दीपक ने जैसे अपनी माँ को बुलाया है, देखा है और तुरंत एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया है। और जब एम्बुलेंस आई है, डॉक्टर भी कुछ साथ में हैं, माँ की नब्ज़ देखी है तो डॉक्टरों ने कहा तुम्हारी माँ अब दुनिया में नहीं रही। अब ये नहीं रही, जिंदा नहीं है। ये सुनकर दीपक भी थोड़ा दुखित हो जाता है। ये बात जब पड़ोसियों को पता चलती है तो पड़ोसी समझाते हैं दीपक को, रात तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी में लड़ाई हो रही थी, ऐसा तो नहीं कुछ हो गया हो। इसी कहते हुए दीपक सोचता है कि मैं ऐसे नहीं लाश को घर में दफनाऊंगा। पोस्टमार्टम के लिए उस लाश को भेज दिया जाता है। चेकअप आते हैं तो कई चोटों के निशान भी निकलते हैं उस रिपोर्ट में। पुलिस की टीम को बुलाता है, छानबीन करवाता है। बाहर से भी कोई आता नहीं है क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं घर में। बाहर से भी कोई आया नहीं है, अंदर भी कुछ हुआ नहीं है। पता नहीं माँ को क्या हो गया। पुलिस छानबीन करती है। उधर रेखा बहन का अंतिम संस्कार किया जाता है। जो सुरेश चंद्र अग्रवाल की बेटी थी निकिता, वो भी उसके सुनते हैं तो अपनी समधन को देखने के लिए घर पर आते हैं अहमदाबाद में। अंतिम संस्कार करने के बाद जब सुरेश चंद्र और उनकी पत्नी चल देते हैं तो निकिता कहती है अपनी माँ से, माँ मैंने बहुत गलत किया, माँ मैंने बहुत गलत किया। ये जब शब्द कहती है तो निकिता की माँ कहती हैं बेटी ऐसा क्या किया तुमने। तो निकिता कहती है माँ, जो हमारी सास थी हमसे प्रतिदिन लड़ती थी, झगड़ती थी, और हमारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उन्होंने हमें आरोप लगाया, इसलिए सास का वध मैंने कर दिया। ये बात जब उस माँ ने सुनी है तो धीरे धीरे ये बात घर में, परिवार में, पड़ोसियों में फैल जाती है। और जब बात फैलती है तो पुलिस को दोबारा बुला लिया जाता है। निकिता को पुलिस की टीम ले जाती है पूछताछ करने के लिए, फिर छोड़ के चली जाती है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता है। निकिता से पुलिस की टीम कहती है बेटी ये सब कैसे हुआ। तो निकिता कहती है सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सो रही थी। अंत में एक ही बात कहती है। अंत में दोबारा पुलिस पूछताछ के लिए ले जाती है तो भी निकिता कुछ भी सवाल नहीं बोलने के लिए तैयार होती है, क्योंकि बड़े घर की बहू थी, कोई कहने वाला था नहीं। जब कोई बात नहीं वो बताती है तो पुलिस ने कहा इसका मतलब हुआ क्या। अंत में तीसरी माई है निकिता से पूछताछ करने के लिए। तो निकिता कहती है मेरी सास हमसे रोज़ लड़ाई झगड़ा करती थी और हमारे पेट में बालक पल रहा है, वो हमारे ससुर साहब का बता रही थी। इसी चिढ़ के कारण मैंने अपनी सास को स्वयं मार दिया। ये बात सुनकर पुलिस वालों ने निकिता को पकड़ा है और पकड़ने के बाद जेल में बंद कर दिया जाता है, उसकी सज़ा बोल दी। तो दोस्तों को जागरूक करने के लिए है, क्योंकि समाज आज कौन सी सीढ़ी पर चल रहा है। और दोस्तों ध्यान रखें, ऐसी सास और बहू के रिश्ते कभी आगे नहीं चलते हैं, क्योंकि जो अपनी सास अपनी सगी बहू पे ऐसे आरोप प्रत्यारोप करती है वो घर कभी आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि सास एक माँ के समान होती है बहू के लिए। जब बहू और सास का ऐसा ही झगड़ा चलेगा तो वो घर परिवार कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो दोस्तों आज की कहानी हमारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो हमें लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं मेहमान बन करके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की नई नई कहानियाँ आपके लिए हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।